हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल का या पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम क्या है, अनुसूची। क्या नाम है आज के विषय का? अनुसूची। अनुसूची के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इन अनुसूचियों के बारे में। जो हमारा भारतीय मूल संविधान था, उस मूल संविधान के अंदर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और उसके बाद इसमें 4 और जो नई अनुसूचियां थी उनको जोड़ा गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। तो एक एक करके हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले है अनुसूची 1। जो सूची 1 है, जिसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? जिसमें वर्णन किया गया है कोई भी जो राज्य है, यानी कि राज्यों के नाम, या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके नाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके किस किसके नाम शामिल किए गए हैं? जो राज्यों का या जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद यदि हम बात करें अनुसूची 2 के बारे में, अनुसूची 2 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? इसके अंदर वर्णन किया गया संवैधानिक पदों के बारे में। जो संवैधानिक पद है उन पदों के बारे में वर्णन किया गया है। संवैधानिक पदों के जो उन पदों के बारे में वर्णन किया गया, उनके बारे में, किसके बारे में? जो उनके भत्ते हैं। अब संवैधानिक पद किस किसके है? मान लीजिए कि यदि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, सदस्यों के बारे में, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? संवैधानिक पद हो जाते हैं। तो उनके भत्ते के बारे में, उनको कौन कौन सा अलाउंस दिया जाना चाहिए, कौन कौन से भत्ते उनको मिलते हैं, उनके वेतन के बारे में, उनके वेतन को किस प्रकार से घटाया बढ़ाया जा सकता है, और उनको जब पद से जब वो रिलीव हो जाते हैं तो उस समय उनकी जो पेंशन होती है उसका निर्धारण भी अनुसूची 2 के माध्यम से किया जाता है। अनुसूची 3 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? जो अनुसूची 3 है उसके अंदर वर्णन किया गया है शपथ के बारे में। जो शपथ है किसके बारे में? इन्हीं पदों के बारे में। जो संवैधानिक पद है उन संवैधानिक पदों के लिए जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। यानी किस किसके कौन कौन से जो संवैधानिक पद है, जैसे कि जो संसद के सदस्य है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के सदस्य है, उनके बारे में। जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के बारे में, या फिर कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, या फिर जो राज्य के राज्यपाल है, गवर्नर है, इत्यादि के बारे में इसके अंदर जो शपथ है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो अनुसूची नंबर 4 है, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची 4 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? अनुसूची 4 में जो राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीट है उनके बंटवारे से संबंधित है। यानी कि राज्यसभा में जो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर सीट है, उनका बंटवारा किया गया है अनुसूची 4 के अंदर। राज्यसभा के अंदर जो अधिकतम सीट है वो कितनी है? 250। तो 250 सीट है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट कितनी होती है और इलेक्टेड कितनी होती है। यानी कि इलेक्टेड कितनी है और नॉमिनेटेड सीट प्रेसिडेंट के द्वारा वो कितनी है, आप कमेंट करके बताइएगा। और जो संसद है हमारी, अब थोड़ा अलग जानते हैं, हमारी पार्लियामेंट का
जो वर्णन किया गया संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 79 के अंदर, 79 के अंदर किया गया है। राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 80 में किया गया। लोकसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 81 के अंदर, 81 के अंदर किया जा सकता है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आप कमेंट कीजिएगा। और राज्यसभा की सीट कितनी है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट हरियाणा में कितनी है? उसके बाद अनुसूची 5 के बारे में यदि हम देखें, अनुसूची 5 में क्या बताया गया है? इस अनुसूची 5 के अंदर हमें बताया गया है किसके बारे में? नंबर 5वीं अनुसूची में हमें बताया गया है जो राज्य है उनके अंदर जो एससी है या फिर एसटी है, उनके क्षेत्रों में जो प्रशासन है, क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में है, नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। यानी कि जो यहां पर एससी और एसटी क्षेत्र है वहां पर प्रशासन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और वहां पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है अनुसूची 5 के अंदर। और अनुसूची 6 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? अनुसूची 6 में जो पूर्वी भारत के कुछ राज्य है जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जो एसटी के प्रशासन है, एसटी का जो प्रशासन है उसके बारे में यहां पर बताया गया है अनुसूची 6 के अंदर। क्योंकि यहां पर जो अनुसूचित जो जनजाति है वो लगभग कितनी है? वो लगभग 90% है और इसी कारण से यहां पर इनके लिए एक अलग से अनुसूची का निर्माण किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 है उसके अंदर जो विषय है उन विषयों का बंटवारा किया गया है। और जो ये विषय है इनको बांटा गया है, यानी कि सूचियों का बंटवारा किया गया है। तो सूची कितनी है? सूची मुख्यतः 3 है। 3 सूची कौन कौन सी है? एक का नाम है संघ सूची, दूसरे का नाम है राज्य सूची और तीसरे का नाम क्या है? समवर्ती सूची। 3 सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची के ऊपर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र सरकार का है या केंद्र का है। और राज्य सूची के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो मुख्य रूप से किसका है? राज्य का है। लेकिन क्या हो सकता है? आर्टिकल 249 के तहत कभी कभी जो केंद्र है वो भी क्या कर सकता है? केंद्र भी कानून बना सकता है। और राज्यसभा के लिए वो एक, राज्यसभा द्वारा 1 साल के लिए वो वैध किया जाता है। यानी कि ये राज्य के अंदर जो कानून है उसको कौन भी बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है, जो कि राज्यसभा द्वारा 1 साल के लिए वैध माने जाते हैं। उसके बाद जो समवर्ती सूची है इसके ऊपर राज्य सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी दोनों के दोनों यहां पर कानून बना सकते हैं। दोनों के लिए इनके जो शामिल विषय है इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन यदि कई बार विवाद हो जाए तो किसके नियमों को, किसके बातों को माना जाएगा? यहां पर केंद्र की बातों को यहां पर महत्व दिया जाएगा। अब इसके बारे में यदि बात करें कि इनके अंदर विषय कितने हैं, केंद्रीय सूची के अंदर जो मूल विषय है उनकी संख्या कितनी है? 97 है। राज्य सूची के अंदर जो मूल विषय है उनकी संख्या कितनी थी? 66 थी। और उसी प्रकार जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो विषय है वो कितने हैं? 47 है। तो अब इनके अंदर कितने विषय है? जो मूल विषय थे वो तो कितने थे इनके अंदर? केंद्र के अंदर 97, राज्य के अंदर 66 और समवर्ती के अंदर 47। और अब जो यहां पर केंद्रीय सूची के विषय है उसके अंदर 3 को और जोड़ा गया और अभी कितने हो गए हैं?
100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं। और उसी प्रकार राज्य सूची के जो विषय है यहां से 5 घटा दिए गए हैं और यहाँ पर कितने बच गए हैं, 61। और ये 5 कहां पर आ गए हैं, समवर्ती सूची के अंदर आ गए और ये 47 से कितने हो गए हैं, 52 हो चुके हैं। यानी कि जो ये 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर राज्य सूची के 5 विषयों को किसमें बदल दिया गया था, किसमें स्थान कर दिया था, समवर्ती सूची के अंदर। और जो 42वां संविधान संशोधन है जिसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लघु संविधान इसको बोला जाता है। अब इसके केंद्र सरकार के पास कौन कौन से विषय होते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो विषय है वो किसके पास होगा, केंद्रीय सरकार का होगा। रेलवे का किसके पास होगा, रेलवे का भी यहाँ पर केंद्रीय सरकार के पास होगा। रक्षा का मामला है या विदेशी सेवाएं है या डाक का जो मामला है वो सारे का सारा केंद्रीय सरकार के पास होगा। और राज्य सरकार के पास जाए कि जमीन का कोई भी मसला है या फिर जो हाई कोर्ट है उसके संबंधित है या कोई भी पुलिस से संबंधित कार्यवाही है या पुलिस के बारे में किसी प्रकार का जो भी मुद्दा है वो भी राज्य सरकार के अधीन होगा। और समवर्ती सूची के अंदर जैसे कि शिक्षा का विषय है या मापतोल का विषय है या फिर अदर कोर्ट का विषय है या फिर वनों का विषय है, वो किसके अंदर रखा जाएगा, इस समवर्ती सूची के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में। जो ये अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 के अंदर किसको मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो 22 भाषा है उनको मान्यता दी गई है। कौन सी अनुसूची के अंदर, 8वीं अनुसूची के अंदर। और ये उससे यदि बात करें मूल रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता थी, 14 भाषाओं को। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1967 में हुआ था। तो उसके बाद 14 से कितनी हो गई थी ये, 14 प्लस 1 15 हो गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी ये, एक सिंधी को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी को जोड़ा गया था। कब, 1967 के अंदर, 21वें संविधान संशोधन के अंदर। और उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1992 में हुआ था, और इसके अंदर अब हमारे पास जो भाषा थी जिनको मान्यता मिली थी वो कितनी हो चुकी थी, 15। और अब कितनी को और मान्यता दी गई, 3 को और कितनी हो गई, 18 हो गई। तो ये 3 कौन कौन सी थी, ये 3 थी नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोणकी। ये 3 भाषाओं को और यहां पर शामिल किया गया। याद रखने के लिए नैम मै कै। नमक कब खाया गया, नमक खाया गया 1992 के अंदर, जब 3 भाषाओं को यहां पर किया गया और 18 यहां पर अब हमारे पास मान्यता प्राप्त भाषा हो चुकी है। अब उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 2003 के अंदर हुआ था। और जो ये 18 भाषा थी इनके अंदर 4 को और शामिल किया गया और अब कितनी हो गई है, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो ये 4 भाषा कौन कौन सी थी, ये थी डोंगरी, नंबर 1 डोंगरी, उसके बाद नंबर 2 पर मैथिली, नंबर 3 पर बोडो और नंबर 4 पर संथाली। ये 4 भाषाओं को 2003 के अंदर जोड़ा गया और उसके बाद इनकी संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई है। और उसके बाद इन्हीं भाषाओं से संबंधित 96वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2010 के अंदर हुआ था, जिसमें उड़िया भाषा को क्या बोला गया, क्या किया गया, ओडिया किया गया। क्या किया गया, ओडिया किया गया। उड़िया भाषा को क्या किया गया, ओडिया किया गया। कौन से संविधान संशोधन में, 96वां जो संविधान संशोधन 2010 के अंदर हुआ था, जिसमें उड़िया को क्या किया गया था, ओडिया किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें अनुसूची
9 के बारे में। तो अनुसूची 9 में जो फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 के अंदर हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था, जो कि किससे संबंधित है? संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित ये अनुसूची है। इसमें जो भू सुधार है, यानी कि जो भूमि के लिए सुधार किए गए हैं, उनसे संबंधित है, जिसके जो विषय है उनकी संख्या कितनी है? 284 है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहां पर अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 हमें क्या कहती है? अनुसूची 10 हमें कहती है, क्या बताती है अनुसूची 10? कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये अनुसूची 10वीं जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल अधिनियम है, उससे संबंधित है। यानी कि जो दल बदल है उसको हम यहां पर आया राम गया राम, ये संबंधित है, जिसमें क्या था? 2/3 से ज्यादा का विलय मान्य होगा, ज्यादा विलय मान्य होगा, और कम का जो विलय है वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद जो अनुसूची 11 है, उसके तहत किसको जोड़ा गया था? जो 73वां संविधान संशोधन था, जो 1992 में इसके अंदर जोड़ा गया, और पंचायती राज को क्या मिला? यहां पर एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके तहत 29 विषयों को शामिल किया गया, और पंचायतों से संबंधित जो भी उनकी शक्ति है उसको शामिल किया गया, उनके जो प्राधिकार है उनको शामिल किया गया, और उसके बाद जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके जो जिम्मेदारियां है, उसको भी इसके तहत शामिल किया गया। और उसके बाद जो अंतिम अनुसूची नंबर 12 है, जो कि 74वां जो संविधान संशोधन 1992 के अंदर ही हुआ था, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? जो नगर निकायों से संबंधित है, जो नगर निकाय है उनसे संबंधित है, और इन नगर निकायों को यहां पर संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था, जिसके अंदर कितने विषय शामिल थे? 18 विषय शामिल थे। उसी प्रकार नगर जो निकाय है उनके जो विषय है वो भी किस प्रकार के हैं? उनकी शक्तियों से संबंधित, उनके प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों।